हेलो मेरे क्लास 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं ना, उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप बायोलॉजी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना उसको लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, 3-3 नंबर वाले 36 नंबर के आते हैं और 2-2 नंबर वाले 10 नंबर के, यानी कि 46 नंबर के आपके सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको बताने वाले हैं। 2026 बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में यही क्वेश्चन इस बार आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो हमारे क्वेश्चन की लिस्ट। ये है भैया हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट। देखो, यही 5 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और ये कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है वो भी यहां पे लिखा है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट है उल्ब वेधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी लिखिए भैया। ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है, 26 में इंतजार करना आएगा। मतलब जो उल्ब वेधन होता है ना, एमनियोसिंथेसिस, ये प्रक्रिया जो है एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है। देखो, उल्बेधन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आने वाला संतान है, जो बच्चा पैदा होगा ना, वो लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया हमारे देश में। अभी मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य का। चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा देखो, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर और 5 नंबर दोनों में आता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब लगातार जनसंख्या का जो बढ़ना है ना, उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। चौथा, आनुवांशिक रोग क्या है मनुष्य में, इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, 3 नंबर में लगातार पूछा गया। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं मैं ऐसे ही सीरीज को बरकरार रखूं, जो 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उल्ब वेधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, मतलब बैंड है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी लिखिए भैया। तो अब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे आपको। देखो बच्चों, उल्ब वेधन जो है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो प्रेग्नेंट महिला होती है ना, उसके गर्भ में सिरिंज के द्वारा एमनियोटिक द्रव को निकाल लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। उसकी जांच में हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, या फिर वो विकलांग तो नहीं है, या फिर वो लड़का है या लड़की है, इसका पता लगा सकते हैं। तो इसको भारत में बैन क्यों किया गया, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखो, उल्ब वेधन यानी कि एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव्य यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब माता जी के जो गर्भ से ना सिरिंज के द्वारा एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग निकाल लिया जाता है। आगे देखो, इस द्रव में फीट्स की कोशिकाएं होती हैं, मतलब इस द्रव में ना फीट्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। मतलब इस फ्लूइड में, इस द्रव में कुछ फीट्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी जांच करके, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके हम भ्रूण की लिंग जांच, मतलब
मतलब जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की, ये भी पता लगा सकते हैं। आनुवांशिक संरचना, उसकी संरचना कैसी हो सकती है वो भी पता लगा सकते हैं। आनुवांशिक विकार, कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सब वो भी पता लगा सकते हैं। वह उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अब देखो, अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। मतलब उल्ब वेधन की प्रक्रिया जो है इसलिए लाई गई ताकि जो बच्चा पैदा होने वाला है ना, उसकी विकलांगता, विकार या कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, उसका पता लगाया जा सके। इसीलिए इसको लाया गया था, ठीक है, ताकि जो माता है वो गर्भपात करा सके। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। देखो क्या हुआ, किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। मतलब इसका यूज लोग किस लिए करने लगे, मतलब आज भी हमारे समाज में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, मतलब पुरुषों को, लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो कुछ लोग जो है ना, भ्रूण का लिंग निर्धारण करके, मतलब लड़का है या लड़की है, अगर लड़की वो सुनते थे तो भैया अबॉर्शन करा लेते थे, मतलब भ्रूण हत्या कर देते थे लड़की का नाम सुनकर, ठीक है। तो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ताकि लड़की जो है भैया, लड़की जो है, लड़कियां जो है ना, मारो छोरियां छोरों से कम है कि आपने डायलॉग सुना होगा, तो लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। और जब लड़की ही नहीं होगी इस दुनिया में तो भैया गर्लफ्रेंड कहां से होगी, वाइफ कहां से होगी, मम्मी कहां से आएंगे, मतलब सब कुछ कहां से आएगा भैया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो बच्चा है ना, अगर वो सामान्य भी है ना, फिर भी एबॉर्शन करवा लिया जाता था, क्योंकि गर्भ में लड़की थी, इसीलिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी लड़कों को, पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है, पुत्रियों को नहीं। आगे देखो, ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, अतः उल्ब वेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। देखो मान लो कोई बच्ची है, कोई लड़की है गर्भ में, ठीक है, वो भी चाहती है कि मैं इस दुनिया को देखूं, वो भी चाहती है कि मैं दुनिया में आऊं, सारी चीजें देखूं। सोचो उसको गर्भ में ही अगर मार दिया जाए, भाई कितना बड़ा पाप है। जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो आप दुनिया में नहीं होते। इसीलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सबको इस दुनिया में आने का अधिकार है, ठीक है। चलो, यही रीजन है उल्ब वेधन को हमारे देश में बैन कर दिया गया, क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग करने लगे थे। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का, चैप्टर 3 का। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? ये क्वेश्चन 5 नंबरों में देखा गया है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना भैया। जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखो, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। मतलब व्यक्ति जो है ना, 1 सेकंड में 2 लोग पैदा हो रहे हैं, और एक दिन में 2 लाख लोग पैदा हो रहे हैं, और 1 महीने में 60 लाख लोगों का जन्म हो रहा है, और 1 साल में 7 करोड़ लोगों का जन्म हो रहा है। सोचो, हर सेकंड 2 लोगों का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, और इसी तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है ना, इसी को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। मतलब ये जो होता है जनसंख्या विस्फोट ना, मृत्यु दर में कमी। देखो आजकल इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना कि लोगों की मृत्यु कम हो रही है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो इसीलिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके कारण है क्या? जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण, आखिर क्या कारण है? कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है, तो सबको जान लेते हैं। देखो
किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं, इसलिए शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मृत्यु दर है ना, लोगों की मृत्यु ज्यादा हो नहीं रही है, इसलिए जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरा, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। जो जनन योग्य व्यक्ति हैं, मतलब सेक्सुअल जो संबंध बनाते हैं ना, वो व्यक्ति बढ़ रहे हैं, इसलिए भैया जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू इस ऐसे भड़काया जा रहा है, मतलब इस सबको, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, इसलिए भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। चलो चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना। जैसे बहुत सारे जगह पर शिक्षा नहीं है, ठीक है, लोग बहुत कम शिक्षित हैं, तो वो परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान उनको नहीं है और परिवार नियोजन के तरीकों को वो अपना नहीं रहे हैं। मतलब बच्चे लगातार पैदा हो रहे हैं। देखो, हम दो हमारे दो, यही नारा होना चाहिए। हम दो लोग हैं, दो बच्चे रहे, बस बहुत है भाई जिंदगी के लिए। उनका खर्चा भी तो देखना है, बच्चों को उतनी सुविधा प्रदान की जा सके, उतने बच्चे ही पैदा होने चाहिए एक कपल को, ठीक है। चौथा, पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना, यह भी एक रीजन है जनसंख्या विस्फोट का। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण करना। भैया महामारी जो है ना, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में महामारी आ गई, पूरा गांव ही साफ हो जाता था। अब भैया महामारी का पूरा इलाज है। बताओ, कोरोना जैसे बड़ी महामारी को भी कंट्रोल कर दिया गया। पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना, फिर वही चीज है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे देखो सातवां, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ये मानते हैं कि जितने बच्चे हम पैदा करेंगे, जितने बच्चे हमारे पास होंगे, वो सब कमाएंगे और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। सोचो, जब बच्चा पैदा होगा ना, पहले उसको 15, 16, 17, 18 साल उसको पालन पोषण उसका करना पड़ेगा, तब जाकर वो कमाने योग्य बनेंगे। तो वो पालन पोषण करोगे पहले, ये सोचकर बच्चा पैदा करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं जितना बच्चा होंगे, जितने हमारे बच्चे होंगे उतना पैसा कमाएंगे। एक रहेगा भैया तो 30,000 कमाएगा तो 30,000 आएगा। अगर 5 बच्चे रहेंगे तो 30,000 कमाएंगे, वाह 1.5 लाख रुपए, मजा आ जाएगा भाई। तो ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है भाई। हम दो हमारे दो। 8वां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि उनको मतलब स्टार्टिंग में लड़की पैदा हो रही है, जैसे एक लड़की हुई, फिर दूसरी हो गई, फिर वो सोचते हैं चलो तीसरा वाला लड़का होगा, फिर तीसरी लड़की हो गई, फिर वो सोचते हैं चौथा वाला लड़का होगा, फिर चौथी लड़की हो गई, फिर वो सोचते हैं 5वां वाला लड़का होगा, फिर लड़का हो गया। मतलब एक लड़के के लिए उन्होंने 4 लड़कियों को जन्म दिया। तो सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाहत में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं और इसलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। बस हो गया भैया, यही सब लिखना है, आगे कुछ नहीं है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, मेंडल के चौथे, ये हमारे 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। 2015, 17, 18, 22 में आ चुका है, 26 में भी आएगा, इंतजार करो बस। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। 4 मैं बता देता हूं। देखो भैया, मेंडल जी ने अपने प्रयोग जो है ना मटर के पौधे पर किया था। तो मटर के पौधे की स्थिति क्या होती है? देखो, पुष्पों का रंग, मटर के पौधों में कुछ पुष्पों का रंग बैंगनी होता है, जो कि प्रभावी माना गया, जो कि मेंडल जी ने बताया कि यह प्रभावी होता है, ठीक है।
और तथा सफेद, एक सफेद रंग का पुष्प होता है, ये अप्रभावी होता है। बीज का रंग हरा प्रभावी होगा, पीला अप्रभावी होगा। पौधे की लंबाई लंबा प्रभावी होगा, बौना अप्रभावी होगा। चौथा, बीज का आकार गोल प्रभावी होगा, झुर्रीदार अप्रभावी होगा। देखो मटर के पौधे में जो पुष्प होता है ना, बैगनी रंग का भी होता है, सफेद का भी होता है। तो बैगनी को उन्होंने प्रभावी माना, प्रभावी रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते, और सफेद को अप्रभावी माना। बीज का रंग हरा प्रभावी हुआ, पीला अप्रभावी हुआ। पौधे की लंबाई लंबा प्रभावी हुआ, बौना अप्रभावी हुआ। बीज का आकार गोल प्रभावी होगा, झुर्रीदार अप्रभावी होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, चौथा पे आ जाओ भैया। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है बेसिकली। देखो आनुवांशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए भैया। व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोग क्या है भैया, और मनुष्य में किन्हीं 2 रोगों के आपको उदाहरण देना है। देखो आनुवांशिक रोग वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से बच्चे को प्राप्त होता है, ऐसे रोग आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण देखो, वर्णांधता, हीमोफीलिया। वर्णांधता का मतलब ये एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता में क्या होता है, जैसे अगर किसी को वर्णांधता हो गया ना, तो वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। उसको लाल वाला हरा दिखेगा, हरा वाला लाल दिखेगा, और इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। कोई हरी झंडी दिखाएगा तो उसको लाल दिखेगा, कोई लाल झंडी दिखाएगा हरा दिखेगा, भाई सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वर्णांधता यही है। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया जिसको होता है ना, अगर कहीं कट जाए, उसके बॉडी में कहीं कट जाए या चोट लग जाए, तो खून लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, जिससे खून लगातार बहता रहता है। भैया बहुत खतरनाक बीमारी है, तो ये देख लो, ठीक है। ये दोनों रोग हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। 3 नंबर में लगातार वर्षों से पूछा जा रहा है, इस बार भी आएगा, गारंटी मैं लेता हूं। डाउन सिंड्रोम क्या है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, एक हेडिंग डाल देना और लिखना। देखो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। देखो एक अंग्रेज चिकित्सक हैं जॉन लैंगडन डाउन, इन्होंने ही डाउन सिंड्रोम को खोजा और अपने नाम से ही इन्होंने डाउन सिंड्रोम नाम रख दिया। यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मतलब डाउन सिंड्रोम जो है ना, गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होता है। जैसे हमारे अंदर भैया 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, तो यहां पे डाउन सिंड्रोम होगा। लेकिन किस जोड़ी पर बढ़ रहा है वो भी मायने रखता है। देखो मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। कभी कभी मनुष्यों में ना गुणसूत्रों की संख्या 46 के जगह पर 47 हो जाती है। ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। देखो हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है ना, वहां पे 2 होना चाहिए और 3 हो जाता है, तब डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, 21वें जोड़ी वाले गुणसूत्र में 1 बढ़ जाने के कारण होता है। जहां 2 होना चाहिए वहां 3 हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं, इसे डाउन संलक्षण भी हम लोग बोलते हैं। थोड़ा नीचे देखते हैं, ये अतिरिक्त गुणसूत्र। अब देखो अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया तो उसके लक्षण क्या होंगे। देखो ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। मतलब किसी को डाउन सिंड्रोम है ना, तो वो थोड़ा मंद बुद्धि होगा और बच्चों की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है, ये जो एक गुणसूत्र बढ़ता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो अगला देखो, अभी और भी है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। मतलब जो संख्या में एक वृद्धि हो गई है ना, 46 की जगह पर जो 47 हो गए हैं, ये प्रायः अंड कोशिका यानी कि एग सेल के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण होता है। 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क, देखो अब लक्षण आ गया। डाउन सिंड्रोम किसी को है तो वो कैसा दिखेगा, देखो उसका मस्तिष्क अविकसित होगा, सिर
गोल, होठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये सब प्रॉब्लम होता है भैया एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को। मतलब उसका दिमाग अविकसित रहेगा, सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका रहेगा, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा रहेगा, त्वचा खुरदुरी रहेगी, आंखें तिरछी रहेगी, पलकें वलित होंगी, मुंह हर समय खुला रहेगा। ये सब होता है। इतना ही नहीं, जब भगवान प्रताड़ित करते हैं तो चारों ओर से आगे देखो, ये मंद बुद्धि भी होते हैं, मतलब दिमाग नहीं होता ज्यादा, इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। ये लो भैया एक और प्रॉब्लम, मतलब इनके जो जननांग है ना, जनन अंग है, वो तो भैया सामान्य होंगे एकदम नॉर्मल, लेकिन ये पुरुष नपुंसक होंगे, ये बच्चा पैदा कर नहीं सकते। आगे देखो, यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। बस हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, जल्दी से लो। हो गया बच्चों, पांचों क्वेश्चन हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता दिए, वो भी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के ये क्वेश्चंस थे। देखो एक एक करके मैं सबको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जब तक है हम नो टेंशन, ठीक है। हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 और 2 का मैं पहले बता चुका हूं, चैप्टर 2 और 3 का आज बता दिया। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलो, जो भी आप लोग कहेंगे, जो भी आपको क्लास चाहिए कमेंट में कमेंट कर देना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।